नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शासन व्यवस्था के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की। मतलब वो शासन व्यवस्था जो समाज के, देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए लाभदायक हो, प्रगतिशील हो और उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहे। तो ऐसी व्यवस्था जो वर्तमान में प्रचलित है उसे लोकतंत्र के नाम से जाना गया है। कहने का मतलब जो हमारे पास उपलब्ध शासन व्यवस्था है उसमें सबसे सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था लोकतंत्र को कहा गया है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि लोकतंत्र मतलब क्या होता है। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा हो। जैसा कि एक विद्वान हुए हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। मतलब इसमें जो केंद्र बिंदु है वो जनता है, मतलब प्रजा है। प्रजा कौन सी? प्रजा में किसी भी तरह का कोई भेदभाव या फिर पूर्वाग्रह की नीति नहीं है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, मजदूर हो या बिजनेसमैन हो, उन सब के लिए जो शासन व्यवस्था है वो एक दृष्टि से सबको देखती है। मतलब वो एक नागरिक हैं किसी व्यवस्था के या किसी राष्ट्र के। तो लोकतंत्र का सामान्य परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं लोकतंत्र के स्वरूप कितने होते हैं, लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं। तो लोकतंत्र मोटे तौर पे दो तरह से देखा गया है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो जनता या फिर प्रजा की जो बहुसंख्यक आबादी है वो शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार हो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भारत का यदि आप प्राचीन भारत में देखें, जो महाजनपद के समय था, जैसे चेदी थे, कपिल जो बुद्ध के समय था, तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुसंख्यक जो जनता होती थी वही शासन व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण निर्णय होती उनमें पार्टिसिपेट करती थी, वो निर्णय लेती थी। वैसा ही अपने दक्षिण भारत के इतिहास पे हम लोग दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि चोलों के समय जो व्यवस्था थी, यदि आपको साक्ष्य के तौर पे कहा जाए तो उत्तर मेरूर का एक अभिलेख है, उससे ज्ञात होता है कि चोलों के समय भी हर तरह की कमेटियां बैठी गई थी, समितियां बैठी गई, चाहे प्रशासन हो, चाहे नगरीय का हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर जनसंख्या नीति, उसमें समितियां थी। उस समितियों का जो निर्णय होता था वो भी लॉटरी सिस्टम से होता था। कहने का मतलब उसमें भी पब्लिक का मेजोरिटी का पार्टिसिपेशन होता था। तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में देख सकते हैं। वैसे जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो ये कम चीज़ें बताई जाती है। इससे ज़्यादा क्या है कि हमें जो पाश्चात्य जो राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में ज़्यादा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको ग्रीक, यूनानी जो है ना, वहाँ के राज्य जो सिटी स्टेट था उसके बारे में पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जो अरस्तु और प्लेटो के समय का राज्य था। तो इसका कारण ये है क्योंकि भारत एक उपनिवेशवाद का एक उपनिवेशवाद से प्रभावित रहा है। भारत की शासन व्यवस्था है उपनिवेशवाद से प्रभावित रही है। और ऐसे में क्या है कि भारत की प्रशासन हो, राजनीति हो, समाज हो, संस्कृति हो, जो तमाम तरह के पहलू हैं एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते, उस पर आज भी उपनिवेशवाद का प्रभाव है। तो इसलिए हमें क्या है कि अपने जो भारतीय जो ज्ञान की परंपरा है, जो भारतीय शासन व्यवस्था की परंपरा है, उसको कम दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि कैसे चुनती है कि इसमें अलग अलग तरह के सिस्टम बने हुए हैं। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक वन पोस्ट वन वोट, जैसे अपने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। एक जो ज़्यादा वोट लाएगा उसको
रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, वो जनता की नुमाइंदगी करेगा जो उच्च संस्था है, चाहे पार्लियामेंट में करे चाहे असेंबली में करे। और कहीं कहीं जगह पे लिस्ट सिस्टम है, जैसे इजराइल देश है, नेपाल में भी है। तो वहाँ पे क्या एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जितने पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, जिसको जितने वोट आते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको उतने रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ता है। ये एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, इसका एक फॉर्मेट है। और इसके एक दूसरा भी फॉर्म है, जैसे हमारा राज्यसभा है, तो वो भी एक इनडायरेक्टली वो है डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये चीज़ें एक टिपिकल सेंस में कही जा सकती है, लेकिन एक राजनीति विज्ञान के शोधार्थी होने के नाते, एक मेरे शिक्षक होने के नाते, डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है वो आजकल नए फॉर्मेट में, या जिसको स्कॉलर जो है वो एकेडमिशियन है उसको अलग अलग तरीके से बताते रहे हैं। जैसे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी मतलब विमर्शी लोकतंत्र, और पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी, कंसेशनल डेमोक्रेसी। ये जो फॉर्मेट है ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है, इसको कोरिलेट कर सकते हैं या उस कैटेगरी के अंदर इनको रख सकते हैं। तो बात करते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि विमर्श किया जाता है, कोई भी सरकार के कानून है, सरकार यदि कोई कानून उनको पार्लियामेंट में या उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको लगता है कि यहाँ पे वो कानून ठीक से चर्चा नहीं हुई है, तो उसको पब्लिक के विमर्श के लिए, पब्लिक के सुझाव के लिए, पब्लिक के फीडबैक के लिए पब्लिक डोमेन में रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में जो अभी ब्रेग्जिट हुआ, राइट, तो ब्रेग्जिट में क्या हुआ था कि उन्होंने एक रेफरेंडम करा दिया। कहीं पे राइट टू रिकॉल भी है, कहीं रेफरेंडम है, और कहीं पे प्लेबिसाइट होता है। तो ये सब क्या है, एक विमर्शी लोकतंत्र का पार्ट है, ठीक है। और जैसे अपनी सिविल सोसाइटी में भी कुछ कानूनों को ऐसे छोड़ दिया जाता है। सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे एनजीओ हैं, थिंक टैंक हैं, या कुछ पब्लिक में वेलफेयर काम करने वाले, तो वो भी क्या है, पब्लिक से एक इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन वो उनका राजनीति में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को सुझाव मिलते रहते हैं, तो उनके सुझावों को या उनके फीडबैक को, उनके कमेंट को, कॉम्प्लीमेंट को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाते समय संज्ञान में लेती है। तो ये एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का पहलू है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? पार्टिसिपेटरी में लोगों का एक पार्टिसिपेशन होता है, मतलब लोगों की निर्णय निर्माण प्रक्रिया है, उसमें सहभागिता होती है। उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो भारत में जो पंचायत राज है या म्यूनिसिपैलिटीज है, उसको अब तो संविधान में संशोधन जो 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत उनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। लेकिन उसमें भी जो शक्तियों का जो बंटवारा है या शक्तियों का जो हस्तांतरण है वो राज्य सरकारों पे छोड़ा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे उसमें प्रावधान हैं जो प्रावधान केवल कुछ प्रावधान जो है वो कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य हैं, और कुछ ऐसे हैं वो राज्यों की इच्छा पे छोड़ दिया गया। यदि राज्य मतलब राज्य जो सरकारें होती हैं, जैसे भारत में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, वो यदि राज्य सरकार कानून पास करें कि इतनी शक्तियां हैं वो राज्यों को देनी चाहिए, तो वो हस्तांतरण करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा पार्टिसिपेटरी, क्योंकि यहाँ पे भी जो जैसे ग्राम सभा है, म्यूनिसिपैलिटी, वार्ड बन, तो इसमें भी क्या है, पब्लिक एकदम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम सभा में जो वोट डालने वाला जो भी व्यक्ति है, तो वो उसका ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेटरी या डायरेक्टिव डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत से यदि स्कॉलरली बात की जाए तो इसकी एक बहुत ही बड़ी चिंतन परंपरा रही है, एक बड़ा इतिहास रहा है। अब आप देख लीजिए कि ग्रीक स्टेट जो यूनानी स्टेट थे, या भारत में महाजनपद था, दक्षिण भारत में चोलों का व्यवस्था था, तो उससे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। फिर मध्यकाल में क्या हुआ, जिसको अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि उसमें भारत के इतिहास में देखा जाए तो धर्म का ज़्यादा राजनीति पे प्रभाव था, जैसे मुस्लिम आक्रमण बहुत हुए, ठीक है। तो यहाँ के जो कल्चरल जो पहले से इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर था, तो उसको उथल पुथल हुआ और काफ़ी
नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। और यूरोप में भी चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो वहाँ पे जो रैशनल लॉजिक या फिर जो एक डायनेमिज्म जिसको राजनीतिक भाषा में कहते हैं, तो उस तरह का स्कोप नहीं था। जैसे भारत में आपने देखा होगा भक्ति आंदोलन चला, तो उसके माध्यम से पब्लिक में एक अलग तरह का एक सुधार आंदोलन या फिर एक व्यक्ति को किस तरह से अपने आप से और उस सिस्टम से लिबरेट करके और उसमें एक रैशनल लॉजिक और एक साइंटिफिक या फिर मिस्टिसिज्म जिसको मध्यकालीन बोला जाता है उससे जोड़ा जाए। तो ये था मध्यकालीन। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप आधुनिक काल जिसको मैकियावेली से पॉलिटिकल साइंस में देखा जाता है, और हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने क्या किया कि व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए अपनी अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए और राजनीति को धर्म से अलग किया। जैसे विशेष रूप से यदि राजनीतिक चिंतन की हम लोग चर्चा करें तो मैकियावेली पहला विद्वान था जिसने कहा था कि राजनीति और जो धर्म है इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। दोनों का कोई एक साथ रखने से क्या होगा कि राजनीति है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और राजनीति के जो नुमाइंदे हैं या फिर जो राजनीतिक क्षेत्र है वो पूरा स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा। उसके बाद में होब्स, लॉक, रूसो, फिर इमैनुअल कांट, और फिर आप देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो, इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए और सिस्टम को केंद्र में रखते हुए इस तरह से व्याख्याएं की कि कैसे सिस्टम को होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव और प्रो पुअर या फिर प्रो मेजोरिटी लोगों तक कैसे बनाया जाए और उसमें कारण को ढूंढा जाए। ठीक है, तो इस तरह से लोकतंत्र की एक बड़ी गाथा रही है। फिर फ्रांस की क्रांति में आप देखेंगे तो फ्रांस की क्रांति में ट्रिनिटी प्रिंसिपल ज़्यादा प्रभावी रहा, जिसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहते हैं। और वैसे यदि भारत के संदर्भ में देखें तो महात्मा बुद्ध के समय भी इस तरह का चिंतन हमें देखने को मिलता है, लेकिन कई कारणों से वो एकेडमिक में नहीं पढ़ाया गया हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र का कैसे कैसे विकास हुआ है। और फिर आप देखेंगे अमेरिकन क्रांति हुई है, तो अमेरिकन क्रांति में भी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उससे स्वतंत्र होकर उन्होंने कैसे एक संघवाद बनाया। और फिर आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी में आते हैं तो वी उपनिवेशीकरण की एक लहर चली, मतलब डीकोलोनाइजेशन की। तो उसमें एक तरफ सोवियत यूनियन का धरा था, एक तरफ कैपिटलिस्ट था। तो ऐसे करके अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश थे वो जो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए और लोकतंत्रीकरण की अलग अलग लहरें चली। और लोकतंत्र में नए नए प्रतिमान और नवीन एक व्याख्याएं हुई जिसमें लोकतंत्र को और ज़्यादा एक समावेशी रूप में देखा गया। तो लोकतंत्र के साथ में और संस्थाएं थी, उनका भी लोकतांत्रिकरण की मांग उठने लगी और लोकतंत्र के केंद्र में रख के ही लोकतंत्र का केवल सिस्टम तक न सीमित करके लोकतंत्र को अलग अलग केंद्र में, अलग अलग पहलुओं में उसको अलग अलग देखने की एकेडमिक में चर्चाएं हुई। जैसे एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति किस चीज़ से बंधा हुआ है, बंधा हुआ मतलब कि व्यक्ति केवल एक सिस्टम से गुलाम नहीं है, एक व्यक्ति इसके साथ में उस समाज, उस परंपरा और उस फैमिली में भी कितना स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ये भी एक लोकतंत्र का ही पार्ट है कि लोकतंत्र की शुरुआत केवल सिस्टम नहीं है, वोट डालना या इलेक्शन लड़ना या फिर मंत्री पद लेना या फिर किसी राजनीतिक दल, लोकतंत्र यहाँ तक सीमित नहीं रहा है। तो विद्वानों ने ऐसे बताया है कि आपको स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता बहुत एक बहुआयामी और एक बहुविध एक चिंतन का एक स्वरूप है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि लोकतंत्र व्यक्तिगत स्तर पे, समाज स्तर पे और एक व्यवस्था के स्तर पे, सिस्टम के स्तर पे है, इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्याएं हुई हैं और हो रही है। तो हमें ये देखना है कि एक व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए और उस व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में जो जो चीज़ें वैज्ञानिक चिंतन और तर्क और रैशनल के आधार पर जो उचित हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सिविल सोसाइटी के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो या फिर और संस्थाएं उनका भी सहारा लिया। और संस्थाओं का मेरा मतलब है कि वैश्विक स्तर के जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, या फिर ग्लोबल लेवल के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
तो इस तरह से लोकतंत्र का क्या है, एवोल्यूशन हो रहा है। और जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, जो मानक है, जो एक व्यवहार के जो कुछ स्टैंडर्ड है, उन पे जो सरकारें खरी नहीं उतरती है, वहाँ किसी दूसरे देश में आजकल क्या है कि दुनिया तकनीकी वाले युग में जी रही है, तो वहाँ से प्रभाव पड़ना एक लाजमी है। तो वहाँ पे भी सुधार की मांगे उठ रही है। जैसे विशेषकर पश्चिम जो एशिया है, भारत के हिसाब से पश्चिम एशिया मतलब जो अरब कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे भी जो एक निरंकुश टाइप का इस्लामिक जो रूल है उसको भी रिफॉर्म होने के लिए एक आंदोलन लोकतंत्र के रूप में एक आवाज़ उठ रही है। तो आज हमने चर्चा की लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का ऐतिहासिक एक विकास क्रम कैसा रहा, और लोकतंत्र का स्वरूप और लोकतंत्र की नवीनतम व्याख्याएं क्या हो रही है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो, या कुछ ऐसे आप को जो ठीक लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।